हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, लगातार जो एजुकेशनल कंटेंट है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। पिछले वीडियो सेशन में मॉडल पेपर नंबर 44 को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद ही फटाफट हम विज्ञान के 100 अति महत्वपूर्ण फैक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। जूनियर शिक्षक भर्ती हो, यूपी ट्रिपल एससी पेट हो या कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षा टीटी वगैरह हो, सबके लिए ये रामबाण नोट्स हैं। आपको लगातार बने रहना होगा, जुड़े रहना होगा एजुकेशन मंत्रा के अनदर यूट्यूब चैनल एग्जाम धुन के साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़े इसके पहले जो टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वे अभ्यर्थी महत्वपूर्ण सूचना को अवश्य सुने। यदि संबंधित नहीं है तो वीडियो को फटाफट स्किप भी कर सकते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाए हैं प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे फेवरेट एजुकेटर के माध्यम से पढ़ने का मौका मिलेगा। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन होगी, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होगी, वीकली फ्री मॉक टेस्ट मिलने। अनअकैडमी लाए हैं गजब का प्लान। अगर आप बाई करते हैं DSSB, KVS, सुपर टेट, NVS, APS के 12 मंथ या इससे अधिक के सब्सक्रिप्शन को, तो आपको मिलेगा सीटेट और स्टेट टीटी का 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन एकदम से फ्री, यानी कि 12+12। तो यहाँ पर ऑफर वैलिड है केवल 3 अगस्त से 7 अगस्त के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। साथ ही क्रैक DSSB PRT 2021 कंप्लीट बैच कोर्स ये स्टार्ट हो रहा है 7 अगस्त। यूज करिए हमारे रेफरल कोड EMTET को किसी भी सब्सक्रिप्शन प्लान में 10% का एडिशनल डिस्काउंट पाने के लिए और साथ ही साथ फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट, क्विजेज को अनलॉक करने के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, चेकआउट कर सकते। तो दोस्तों, आज का वीडियो सेशन फैक्ट बेस्ड पर होगा और पहला फैक्ट यहाँ पर है, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है और इसको जड़त्व का भी नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ये क्वेश्चन भी कई बार ये पूछा गया है कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व का नियम भी कहलाता है। अब न्यूटन ने दोस्तों अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। ठीक है दोस्तों, अगला है रेखीय संवेग संरक्षण निकल कर आता है न्यूटन के द्वितीय तथा तृतीय दोनों के योग से। यानी कि न्यूटन के दूसरे और तीसरे नियम को आप मिला दो तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम निकल के आ जाएगा। जड़त्व के कारण ही पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करते हैं। ये क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया है। आवेग का फार्मूला दोस्तों कई बार पूछा गया है, इम्पल्स, ये बल इंटू समयांतराल होता है। देखिए, किसी पिंड या वस्तु में उसकी गति अथवा वेग के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। और जैसे बंदूक से दागी हुई गोली में, तोप से छोड़े गए गोले में, चलती हुई वाहन में, घूमते हुए लट्टू में उत्पन्न ऊर्जा, ये सब क्या है? गतिज ऊर्जा है। क्योंकि एक मोशन के कारण इनमें जो एनर्जी है वो जनरेट हो रही है, इस वजह से इसको जो है गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगला फैक्ट है कि जब दो बल क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही बिंदुओं पर क्रिया करते हैं तो परिणामी बल जो होता है, रिजल्टेंट फोर्स, वो शून्य होता है। यानी कि जब दो बल, एक तरफ से एक्शन है दूसरी तरफ से रिएक्शन है और एक ही बिंदु पर ये कार्य करें, मतलब दीवार पे एक दीवार ले लीजिए, एक तरफ से क्रिया कीजिए एक तरफ से प्रतिक्रिया कीजिए, तो दीवार पर जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो जीरो आएगा। वोल्ट मापी द्वारा दोस्तों विभवांतर नापा जाता है, नापा और मापा में बहुत अंतर है। नापा मापा में क्या कुछ अंतर है, इसको कमेंट में अवश्य बताएं। अगला दोस्तों है तरंगदैर्घ्य का जो मात्रक होता है वो एंगस्ट्राम होता है। ये टंगस्ट्राम गलत लिखा है, एंगस्ट्राम होता है तरंगदैर्घ्य का मात्रा। एनीमोमीटर क्या है? पवन वेग मापी है। इसका उपयोग पवन का वेग मापने में किया जाता है। शक्ति और ऊर्जा की बात करें तो दोनों दोस्तों ये अदिश राशि हैं। किसी विशेष परिस्थिति में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और हीरा कैरेट में तौला जाता है। ध्यान दे लें, किलो में नहीं कैरेट में तौला जाता है। प्रत्येक परिष्कृत यानी कि फिनिश्ड हीरा कैरेट में मापा जाता है और यहाँ पर एक कैरेट 20 ग्राम का होता है। बार वायुमंडलीय दाब की इकाई है। तोप फायरिंग करने के बाद पीछे धक्का न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार मारती है। एक फैदम के अगर हम बात करें तो एक फैदम का मान 6 फीट के बराबर होता है।
अगला क्वेश्चन लेते हैं या फैक्ट कह लें, वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं वो क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं, और वेग हो गया, फोर्स हो गया, त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया, ये सब। और वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी, उसको अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। जैसे मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, इनमें कोई डायरेक्शन नहीं कि 2 बजे हैं उत्तर दिशा में। कभी सुना है तापमान मैं 50 डिग्री सेल्सियस या 50 किलो कैलोरी या कुछ भी कह लें, मैं 50 किलो का वजन पूरब दिशा में उठा रहा हूँ या 50 किलो वो पूरब दिशा में है, तो ये सब नहीं होता है। मोटा माटी आपको देसी भाषा में सिखा रहा हूँ कि जिसमें परिमाण हो, दिशा ना हो, वो अदिश है। जिसमें अदिश यानी कि कोई दिशा ही नहीं है, और सदिश जो दिशा से युक्त है। तो इस तरीके से किसी सदिश का जो परिमाण मैग्नीट्यूड है वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, और जड़त्व का नियम न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को ही व्यक्त करता है, जिसके अनुसार कोई गतिमान वस्तु या स्थिर वस्तु अपनी गति या स्थिर अवस्था को तब तक बनाए रखना चाहती है, रिटेन करना चाहती है, जब तक कि कोई उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। मतलब कोई अवस्था में गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहना चाहेगी, और कोई अगर स्थिति की अवस्था में है, विरामावस्था में है, तो विरामावस्था में ही रहना चाहेगी, और वो तब तक अपनी अवस्था का परिवर्तन नहीं करेगी जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल न लगाया जाए। ये न्यूटन का ही नियम है और जड़त्व का नियम है। न्यूटन का गति विषयक जो तृतीय नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहलाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मान लिया आपने अगर एक तमाचा मारा किसी को एक गाल पे, तो दूसरा वो रपट दिया आपको, तो ये हो गया क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन और रिएक्शन, और ये न्यूटन के गति विषयक तीसरे नियम पर आधारित है। अगला फैक्ट लेते हैं, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बल के अनुक्रमानुपाती होती है। यह कथन न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से संबंधित है। किसी वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन की दर होगी वस्तु पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होगी, और चंद्रमा पर जी का मान जो होता है 1/6 होता है, पृथ्वी के जी के मान के 1/6 के बराबर होता है। और त्वरण का जो मात्रक है न्यूटन प्रति ग्राम होता है दोस्तों, और बल का मात्रक न्यूटन, और ऊष्मा कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक जूल है। साइकिल सवार दोस्तों किसी मोड़ में घूमता है तो वह अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स से अपने भार को संतुलित कर सकेगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, यानी कि अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, वो आगे आएगा, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो साइकिल सवार किसी मोड़ में अगर तीक्ष्ण मोड़ में घूमता है तो वह अभिकेंद्रीय बल से अपने भार को, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के अकॉर्डिंग वो अपने भार को संतुलित करेगा। अभिकेंद्रीय जो बल की दिशा होगी वो हमेशा केंद्र की ओर होती है। यदि mv²/r के बराबर, यह mv²/r के बराबर होता है, मतलब क्या, सेंट्रीपिटल जो फोर्स है, अभिकेंद्रीय बल है, वो mv²/r के बराबर होगा, जहां m मास ऑफ द सब्सटेंस होगा और v वेलोसिटी होगी, r रेडियस होगी। जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रक है दोस्तों वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। और वृत्ताकार मार्ग की अगर बात करें, सर्कुलर अगर कोई पाथ है तो उस पर जो गतिशील कण है, मूविंग पार्टिकल है, वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा के 1 सेकेंड में जितने कोण से घूम जाएगा उस कण का कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। और दोस्तों किसी पिंड द्वारा किया गया जो कार्य है बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अगर देखा जाए तो जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था, पोजीशन के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो इसको पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। और यसाई प्रणाली में कुल मूल मात्रकों को रखा गया है, ठीक है, और 7 मूल मात्रक हैं, और मीटर, किलोग्राम, समय, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला मूल मात्रक हैं। और यसाई प्रणाली 1 अप्रैल 1957 में लागू हुआ। जनित्र, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रटना बिल्कुल भी ना भूलें, अन्यथा 1 नंबर आप अपना चटका देंगे। विद्युत जनित्र जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत उत्पन्न करता है, कई बार क्वेश्चन बना है। और यह मैग्नेटिक प्रिंसिपल पर कार्य करता है।
रैखिक गति दो प्रकार की होती है। एक समान रैखिक गति में वेग अपरिवर्तित रहता है, त्वरण शून्य रहता है। असमान रैखिक गति में वेग समान नहीं रहता है, त्वरण अशून्य रहता है, मतलब शून्य नहीं रहता है। यह भी दो प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें तो किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ जाती है, यानी कि उसका जो टाइम पीरियड है, आवर्तकाल है, वो बढ़ जाएगा। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यास्थ प्रत्यानयन बल, इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ये जो नेचर है वो इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता कहलाता है। ठीक है दोस्तों, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। देखिए इलास्टिसिटी आ भी गया है, किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल, डिफॉर्मिंग फोर्स के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति के परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे आपने क्या लिया, एक रबड़ लिया, उसको खींच लिया, तो आपने जो खींचा है वो विरूपक बल है, आप उसके रूप को बिगाड़ना चाह रहे हो। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स है। जैसे सूर्पनखा के जो है कान नाक काट लिए थे तो उसको डिफॉर्म किया राम भगवान ने। तो इसी प्रकार से वो प्रत्यास्थता एक गुण है किसी वस्तु के पदार्थ का, जिसके कारण वो डिफॉर्मिंग फोर्स के द्वारा जो उसके आकार या आकृति में परिवर्तन हुआ है उसका वो विरोध करेगा। जैसे रबड़ को आपने खींचा तो जैसे ही छोड़ेंगे तो वो अपने पिछले रूप पर आने की कोशिश करेगी, और यही क्या गुण कहलाता है वस्तुओं का, प्रत्यास्थता। कई बार क्वेश्चन बना है। फिर है त्वरण प्रति सेकंड वेग में वृद्धि को कहते हैं। प्रति सेकंड अगर वेग में वृद्धि हो रही है तो इसको एक्सेलरेशन, त्वरण कहेंगे। और सीजीएस प्रणाली में इसकी जो इकाई है सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, और यमकीयस प्रणाली में मीटर किलोग्राम सेकंड में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। घनत्व की बात करते हैं तो डेंसिटी जो है वो भौतिक राशि है जिस पर मात्रा में वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जड़त्व का जो नियम है उसको गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, और कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। जो पावर है रेट ऑफ वर्क है, कार्य करने की दर है। तापमान को थर्मामीटर से मापा जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का माप 373 केल्विन के बराबर दोस्तों हुआ करता है। और दाब की जो एसआई इकाई है वो पास्कल है। और द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण है अणुओं के मध्य ससंजक बल जो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करता है। पृष्ठ तनाव की बात कर लें, सरफेस टेंशन की, तो यह मैटर की एक टेंडेंसी है जिसमें द्रव्य जो मैटर है अपना क्षेत्रफल न्यूनतम करने का प्रयास करेगा। जैसे पानी है उसमें सरसों का तेल डाल दो, तो ये पृष्ठ तनाव के गुण के कारण ही पानी में जो तेल की बूंदें हैं वो तैरने लगती हैं और छोटे छोटे बूंदें बन जाती हैं। ठीक है, चाहे आप बहुत सारा तेल डालोगे तो सिकुड़ करके छोटा होने की कोशिश करेगा। तो ये है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। अब दूसरा जो फैक्ट लेते हैं, पानी से भरे हुए गिलास के अंदर तैरते हुए बर्फ के टुकड़े के पिघल जाने पर जल का स्तर वही बना रहता है, क्योंकि बर्फ के टुकड़े द्वारा जो प्रतिस्थापित जल का आयतन है बर्फ के द्रव रूप के आयतन के बराबर होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, और लोग मोटा एक देसी दिमाग लगाते हैं कि पानी से भैया भरा हुआ गिलास है, बर्फ का टुकड़ा उसमें तैर रहा है, पिघल जाएगा तो भाई बर्फ पिघलेगा तो पानी बनाएगा तो और ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, और वो जल का स्तर वही बनाए रखेगा, वही मेंटेन रखेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे के सारे फैक्ट्स हो जाते हैं आज के वीडियो सेशन में। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। विज्ञान की इसी प्रकार से जो फैक्ट्स की सीरीज़ है वो लगातार कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया अवश्य बताते जाएं। क्या कुछ रिफॉर्मेशन किए जा सकते हैं अगले वीडियोज़ में, इसकी भी प्रतिक्रिया अवश्य दिया करें।